आज हम लोग चर्चा करेंगे आरपीएफ रूल्स का चैप्टर नंबर 9। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ख़ासतौर से जो यंग आजकल नए जो रिक्रूट आए हैं, नया जो भर्ती हुआ, इंडक्शन हुआ है हमारे फोर्स में, तो इनमें ज़्यादा इन लोगों को डाउट है कि बैरक में रह सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, बैरक में रहने से क्या एचआरए कट हो जाएगा, या कितना समय बैरक में रह सकते हैं, अगर मैरिड हैं तो बैरक में रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, या बैरक में कुछ एकोमोडेशन नहीं मिला तो रेलवे क्वार्टर में रह सकते हैं क्या, रेलवे क्वार्टर में नहीं मिला तो आउटसाइड में रह सकते हैं क्या, आउटसाइड में रहने के लिए क्या परमिशन होना चाहिए। बहुत सारा क्वेश्चन बीच में उठ रहा था, तो मैं सोचा कि जो 2-3 रूल्स है इसमें 118, 119 और 120, इस पर चर्चा कर दें। ये सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है चैप्टर नंबर 9। इनकैम्पमेंट एंड एकोमोडेशन। सबसे फर्स्ट नंबर है 118 रेसिडेंशियल एकोमोडेशन। सबसे फर्स्ट कहता है क्या, 118 का पहला रूल्स कि मेंबर ऑफ द फोर्स शैल बी क्लासिफाइड एज इसेंशियल, मतलब ज़रूरी है, इनको तो कंपलसरी कमरा मिलेगा यानी रूम मिलेगा। मेंबर ऑफ द फोर्स शैल बी क्लासिफाइड एज इसेंशियल फॉर द पर्पस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ रेसिडेंशियल एकोमोडेशन एज दे आर रिक्वायर्ड टू लिव एज नियर द प्लेस ऑफ देयर ड्यूटी एज पॉसिबल फॉर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़। कहने का मतलब क्या है कि अगर रेलवे का क्वार्टर मिलना है, एकोमोडेशन मिलना है, उनको रेसिडेंस मिलना है, तो जो मेंबर ऑफ द फोर्स है, मतलब आरपीएफ का जो स्टाफ लोग हैं, उनको इसेंशियल का कैटेगरी में बांटा गया, ज़रूरी का कैटेगरी में रखा गया है, ताकि अगर वैकेंसी है या रेलवे क्वार्टर वैकेंट है तो आप उनको तुरंत इसेंशियल है उनको देना ही पड़ेगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि इनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स विच विथ लेस देन 3 years सर्विस और हु आर अनमैरिड shall normally be allotted barrack accommodation which shall be rent free। यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगर आप इनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स हैं और आपका सेवा 3 साल से कम है और आप शादीशुदा नहीं, तो जनरली आप लोगों को बैरक में एकोमोडेशन दिया जाएगा जो कि बिल्कुल मुफ्त होगा। यहाँ पे जो डाउट था ये क्लियर है, तो एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इनको ध्यान रखें। 118 का 2। नेक्स्ट है 118 का 3। रूल नंबर 118 का तीसरा पॉइंट कहता है कि ऑल मेंबर ऑफ द फोर्स हु हैव आइदर बीन एकोमोडेटेड इन बैरक्स और गिवन फैमिली एकोमोडेशन और हु हैव बीन ऑफर्ड एनी सच एकोमोडेशन बट विश टू स्टे आउटसाइड अंडर देयर प्राइवेट अरेंजमेंट्स शैल ऑब्टेन रिटन परमिशन फ्रॉम देयर सुपीरियर ऑफिसर। मतलब क्या है कि अगर ऑल मेंबर ऑफ द फोर्स हैं और आप एकोमोडेशन बैरक में या फिर आपको रेलवे क्वार्टर मिला है और आप चाहते हैं कि बाहर हम रहें, प्राइवेट जो अपार्टमेंट में या कमरा लेकर रहें, तो इससे पहले, बाहर जाने से पहले आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका परमिशन होना चाहिए, रिटन परमिशन होना चाहिए कि मुझे बाहर रहने का अनुमति दिया जाए, जो भी रीज़न हो तो मेंशन करने के बाद। तो यहाँ पे भी क्लियर हो गया कि कौन बाहर रह सकता है, किस परिस्थिति में रह सकता है, बाहर रहने के लिए परमिशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो कंपलसरी होना है, वही रिटन परमिशन होना है। नेक्स्ट एक तो है आपका रूल नंबर 118 का 4। ये क्या बोलता है कि इनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स हु एकोमोडेटेड इन बैरक्स बट कीपिंग देयर फैमिलीज अवे फ्रॉम देम इन अदर टाउन शैल बी इंटाइटल टू पे हाउस रेंट अलाउंस। जो एचआरए है उनको मिलेगा अगर वो एज मे बी एडमिसेबल टू देम अंडर द एक्सटेंट रेलिवेंट रूट। अगर रेलवे रूल्स के अंतर्गत जो बैरक में रह रहे हैं और फैमिली उनका कहीं और रह रहा है, उस परिस्थिति में उनको एचआरए दिया जाएगा ताकि वह फैमिली का जो भी है हाउस रेंट पे कर सकें। 3-4 पॉइंट था आपको 118 में रेसिडेंशियल एकोमोडेशन के लिए। सबसे पहला तो था कि जो मेंबर ऑफ द फोर्स के लिए है इनको क्लासिफाइड किया जाएगा इसेंशियल। यही क्वेश्चन पूछ देता है कि आरपीएफ इसेंशियल है या नहीं है एकोमोडेशन के लिए, तो यह किस रूल के तहत इसेंशियल माना गया, तो आप 118 का 1 लिख सकते हैं। दूसरा क्या था कि एनुअल मेंबर ऑफ द फोर्स जो कि 3 साल से कम सर्विस है या अनमैरिड हैं, उनको बैरक में एकोमोडेशन देंगे जो कि फ्री रहेगा। तीसरा पॉइंट था कि मेंबर ऑफ द फोर्स जो है रेलवे क्वार्टर में या बैरक में रह रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आउटसाइड हम रहें, बाहर में अपना प्राइवेट अरेंजमेंट्स है, तो उनको कंपलसरी अपने वरिष्ठ अधिकारी से रिटेन परमिशन लेना पड़ेगा बाहर रहने के लिए। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट कि ऑल मेंबर ऑफ द फोर्स एकोमोडेशन जो बैरक में है लेकिन उनका फैमिली
आउटसाइड है, कहीं दूसरे टाउन में है, तो उनको एचआरए दिया जाएगा जो भी रूल्स है उसके तहत। नेक्स्ट रूल है 119 कहता है कि लोकेशन और बैरक एंड अदर एकोमोडेशन। सो उसका पहला पॉइंट है कि द लोकेशन ऑफ बैरक और रेसिडेंशियल एकोमोडेशन फॉर द एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स शैल प्रेफरेबली बी प्रोवाइडेड इन सेपरेट क्लस्टर्स। ऐसा नहीं कि एक तो उसमें इंजीनियरिंग का रह रहा है, एक उसमें मेडिकल वाला रह रहा है और उसी में आरपीएफ है। आरपीएफ का सेपरेट पूल होना चाहिए जो कि बाकी अदर एम्प्लॉय से दूर है, क्योंकि नेचर ऑफ ड्यूटी इनका अलग है। एंड दूसरा पॉइंट है कि द बैरक्स शैल बी ऑफ अप्रूव्ड पैटर्न विथ बिल्ट इन स्पेस फॉर रिक्रिएशन पर्पस बिसाइड हैविंग एडिक्वेट ओपन स्पेस फॉर यूज एज परेड एंड प्लेग्राउंड। सो अगर बैरक भी बनता है तो अप्रूव्ड पैटर्न में होना चाहिए, जो आपका बैरक के लिए क्या स्केल है, कितना पर्सन के लिए कितना होना चाहिए, कितना कमरा होना चाहिए, उसमें कुक कहाँ रहना है नहीं रहना, ये पूरा प्लान करके देना। खास तौर से जगह रहना चाहिए, स्पेसियस रहना चाहिए, ताकि प्ले कुछ खेल सकें या फिर परेड वगैरह हो सके। नेक्स्ट है कि द एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स लिविंग इन बैरक शैल बी प्रोवाइडेड विथ स्टील कॉट, mattresses, kit boxes and lockers. Wherever 20 or more persons are accommodated in a barrack, cooking utensils for the mess and one cook and one kahar for every 20 member shall be provided. So मैं बोल रहा था ना कि अगर आप बैरक में रहते हैं तो आपको तो एक खाट मिलेगा, मैट्रेस उस पर रहेगा, किट बॉक्स रहेगा और आपका लॉकर्स रहेंगे। लेकिन 20 व्यक्ति से ज़्यादा अगर जो रह रहा है तो उसके लिए खाने का व्यवस्था होना चाहिए, उसमें एक कुक और एक कार का पोस्टिंग भी होगा। अगर 20-40 है तो उसके 2 बढ़ जाएगा, एवरी 20 के लिए वो नियम है। नियम कहता है 119 का 4 कि द स्केल ऑफ एंसिलरी स्टाफ एट कंपनी हेडक्वार्टर एंड ट्रेनिंग सेंटर में, ये अलग अलग हो सकता है जैसा भी डायरेक्टिव्स में बताया गया। तो पॉइंट नंबर 4 है कि जो स्केल है क्या यही सेम रहेगा बैरक वाला, तो नहीं, ऐसा नहीं। ट्रेनिंग सेंटर में अलग हो सकता है, कंपनी हेडक्वार्टर तो उसका अलग हो सकता है। नेक्स्ट है 119 की एडिक्वेट बिल्ट इन स्पेस फॉर ऑफिस, क्वार्टर गार्ड, आर्मोरी, मालखाना, लॉकअप्स etc ऑन स्टैंडर्डाइज पैटर्न शैल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। सो जो बैरक जब भी बनता है तो ये खास तौर से ध्यान रखना है और जो ओसी हैं इंचार्ज को, कि उसके आगे पीछे जो पूरा स्पेसियस हो और प्लान वे में हो कि कौन सा ऑफिस कहाँ होगा, क्या क्वार्टर गार्ड कहाँ पे रख सकते हैं, आर्मोरी कहाँ रख सकते हैं। और एक नेक्स्ट है रूल नंबर 120 मेंटेनेंस एंड वैकेशन ऑफ रेसिडेंशियल एकोमोडेशन। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि इफ़ एनी रेसिडेंशियल एकोमोडेशन इज अलॉटेड टू ए मेंबर ऑफ द फोर्स ही शैल रिसाइड देयर इन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड टर्म्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर कंसर्न एंड शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इन ए गुड स्टेट। सिंपल है कि अगर जहाँ आप रहते हैं उसका साफ़ सफाई का जिम्मेवारी तो आपका ही होगा। इसमें क्लियरली बोला गया है कि जो पीसीएससी साहब का आदेश है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है खासतौर से मेंटेनेंस के लिए, वो आप गुड स्टेट में रखेंगे, अच्छा मेंटेन करके रखेंगे। दूसरा पॉइंट है कि इट शैल बी ए कंडीशन ऑफ हिज सर्विस दैट ही शैल वैकेट द एकोमोडेशन ऑन हिज सीजिंग टू बी मेंबर ऑफ द फोर्स और ऑन हिज ट्रांसफ़र फ्रॉम दैट प्लेस और whenever an officer not below the rank of security commissioner for reasons to be recorded in writing finds it necessary and expedient for him to do so। कि इधर आप सर्विस छोड़ रहे हैं तो और ट्रांसफ़र हो गए हैं तो, और अगर सिक्योरिटी कमिश्नर के रैंक से ऊपर यानी कि उनके नीचे वाले नहीं, किसी रीजन को मेंशन करते हुए लिखते हैं तो आपको वैकेट करना पड़ेगा कमरा को। लास्ट पॉइंट है 120 क्या 3 कहता है कि इफ़ एनी एंड ऑल मेंबर ऑफ द फोर्स हु इज़ रिक्वायर्ड अंडर सब रूल 2 टू वैकेट एनी प्रोमाइसिस फेल टू डू सो, such officer, superior officer may, after giving him an opportunity of being heard, direct any officer subordinate to him with such assistance as may be necessary to enter upon and open the premises and remove therefrom any person found therein and to take possession of the premises and deliver the same to any person specified in the order।
अगर जो सब रूल 20 का 2 में कहा गया है कि जो सिक्योरिटी कमिश्नर रैंक का अधिकारी उसके नीचे का अधिकारी ना हो, किसी रिकॉर्डेड डिवीजन से उनको खाली करने के लिए बोला और को खाली नहीं कर पाता है तो अपने नीचे उसके जो भी एक अधिकारी हैं उनको नामित करेगा कि आप उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए खाली करने का, लेकिन तुरंत वैकेट करवाइए। और यह 120 का 3। सो रूल नंबर 118, 119 और 120, ये तीनों आपको याद रखना है। इसमें छोटा मोटा जो बात बोला गया है खास तौर से वो एसेंशियल वाला, HRA मिलने वाला या परमिशन लेकर बाहर रहने वाला, ये सब आप ध्यान में रखें।